बैक टू कृष्णा क्लासेस। आज हम लोग अपनी HTML की सीरीज में लेक्चर नंबर 16 देखेंगे। इसका टॉपिक है टेबल टैग। मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, अगर आप लोगों ने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं या फिर मैं कहूं इससे लास्ट वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी लिंकिंग टैग की, एंकर टैग की, तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक शो हो रही होगी। आप उस पर क्लिक करके लिंकिंग की वीडियो देख सकते हैं या फिर किसी भी प्लेलिस्ट में आकर कोई और अदर HTML की वीडियो रिव्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने टेबल टैग को। टेबल टैग एक्चुअल में टेबल टैग होता क्या है, या फिर मैं कहूँ व्हाट इज अ टेबल। टेबल क्या होती है? अगर टेबल को डिफाइन किया जाए तो टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, या फिर टेबल इज एन अरेंजमेंट ऑफ रोज एंड कॉलम्स। रोज और कॉलम्स के अरेंजमेंट को ही टेबल कहते हैं। अब ये तो बात रही कि टेबल, अब ये रोज और कॉलम्स का अगर मैं अरेंजमेंट कर दूं तो वो एक टेबल का स्ट्रक्चर बन जाएगा, मतलब एक टेबल का ढांचा। और उस टेबल के अंदर कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन या डेटा या फिर टेक्स्ट कंटेंट कुछ ना कुछ फिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको और मैं ज्यादा क्लासिफाई करूं तो इसमें मैं लिख सकता हूं टेबल अरेंजेस द डेटा in rows and columns। रोज और कॉलम्स में डेटा को अरेंज करने का काम किसका होता है? टेबल का। ठीक है, अब बात आते हैं टेबल टैग पर। तो टेबल टैग की पहली खासियत कंटेनर एलिमेंट होता है। दूसरा, खुद के ही नाम से पहचाना जाता है, दैट इज नोन एज टेबल। जब भी HTML में ये वर्ड आता है या फिर ये टैग स्टार्ट होता है टेबल, तो वेब ब्राउजर को एक चीज पता चल जाती है कि हाँ, अब मेरे पास ये टैग आ चुका है। इसका मतलब जो कुछ भी आगे डिस्प्ले होगा वेब पेज पे वो टेबल के फॉर्मेट में डिस्प्ले होगा। या फिर मैं कहूँ इस टैग को पढ़ते ही, इसका नाम रीड करते ही वेब ब्राउजर ये समझ जाता है कि हाँ, अब यहाँ से टेबल स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, यूज्ड टू टेल the browser that this is a table। ये ब्राउजर को ये बताने का काम आता है कि हाँ, यहाँ से टेबल स्टार्ट हो रही है या फिर ये एक टेबल है। ठीक है, ये तो रही टेबल। अब अगर मैं बात करूं तो अच्छा, पहले मुझे आप लोग ये बताइए, क्या आप लोग महाभारत की थोड़ी बहुत कहानी जानते हैं? या फिर मैं कहूँ कि महाभारत में जो पांडव थे, तो उन पांडवों के बारे में कुछ थोड़ा बहुत तो जानते होंगे कि वो कितने थे नंबर में, या फिर उनके बेटे भी थे कि नहीं थे। उन सब चीज़ों को हम लोग टेबल टैग से रिलेट करेंगे, आपस में इनको जोड़ेंगे। ठीक है, तो मैं मान के चलता हूँ कि अब मैं बात करूँ पांडवों की, तो पांडव नंबरिंग में 5 थे, मतलब 5 भाई थे, और उनमें सबसे बड़े थे युधिष्ठिर। तो वहीं टेबल टैग और इनके कुछ भाई मिलकर 5 नंबर बनते हैं, और सबसे बड़े होते हैं टेबल। क्लियर? पहले नंबर पे आते हैं खुद टेबल। सबसे बड़े युधिष्ठिर, या फिर मैं कहूँ टेबल टैग। उसके बाद आता है कैप्शन टैग। ये मैं अगर इसको पांडव में लेके जाऊं तो ये भीम हो गए। फिर आते हैं TR टैग या फिर टेबल रो टैग। इनकी अगर बात करूं तो ये अर्जुन है। फिर आता है टेबल हेडर टैग। टेबल हेडर टैग की अगर मैं बात करूं तो ये नकुल हुए। और लास्ट में आते हैं टेबल डेटा टैग, और ये हो जाते हैं हमारे सहदेव। अब इन्हीं को अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो ये हो गया टेबल, ये कैप्शन से,
ये TR, TH और TD। क्लियर? इस तरीके से ये 5 भाई साथ मिलके चलते हैं एक टेबल टैग को फॉर्म करने में। जब भी टेबल टैग की बात आएगी तब हम इन 5 टैग्स का इस्तेमाल करेंगे और इन्हीं 5 टैग्स को इस्तेमाल करके हम पूरी की पूरी एक टेबल फॉर्म कर देंगे, बना देंगे। ठीक है, ये तो रहे टेबल टैग्स और उनके साथी भाई, ये या फिर मैं कहूँ 5 पांडव। अब इन 5 पांडवों के अलावा हर पांडव के अपने कुछ बेटे भी होते थे। ठीक है, तो फिलहाल हम टेबल टैग के बारे में पढ़ रहे हैं, तो टेबल के कुछ बेटों के बारे में बात कर लेते हैं। टेबल के कुछ बच्चे हैं जिनको हम एट्रीब्यूट्स बोलेंगे। ठीक है, फिलहाल इन बाकी 4 पांडवों के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, अभी केवल टेबल टैग के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो एट्रीब्यूट्स ऑफ टेबल टैग, चिल्ड्रन ऑफ टेबल टैग। टेबल टैग के खुद के कुछ बेटे होते हैं, जिनमें से पहले हैं अलाइन एट्रीब्यूट। अलाइन एट्रीब्यूट क्या होता है मैं बता देता हूं। यूज टू सेट द अलाइनमेंट ऑफ द टेबल। टेबल के अलाइनमेंट को सेट करने के लिए हम लोग अलाइन एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं। वैल्यूज कौन कौन सी होंगी इसमें? लेफ्ट, राइट और सेंटर। 3 वैल्यूज पे काम होगा इसका। नेक्स्ट आता है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड एट्रीब्यूट का काम क्या है? जो हम लोगों ने बॉडी में पढ़े थे ये सब वही एट्रीब्यूट्स हैं। पहले नाम लिख लेता हूं मैं सबके। बीजी कलर, बॉर्डर, बॉर्डर कलर, सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग। ये 7 बेटे हैं, इनके 7 हैं और भी कुछ हैं इनके अलावा। हाँ, 2 और बचते हैं, 9 बेटे में आते हैं ये। वी अलाइन और लास्ट में विड्थ। अलाइन एट्रीब्यूट क्लियर है? यूज टू सेट द अलाइनमेंट ऑफ अ टेबल। बैकग्राउंड एट्रीब्यूट यूज टू सेट द बैकग्राउंड ऑफ टेबल। जो हम लोग बॉडी में सेट करते थे बैकग्राउंड इमेज, वही बैकग्राउंड इमेज को हम टेबल पे भी सेट कर सकते हैं। बीजी कलर यूज टू सेट बैकग्राउंड कलर ऑफ टेबल। जैसे बॉडी टैग का ये एट्रीब्यूट था बीजी कलर, सेम टेबल टैग के लिए भी एट्रीब्यूट है। बॉर्डर और बॉर्डर कलर सिंपल चीजें हैं। बॉर्डर एट्रीब्यूट टेबल के चारों तरफ, बाहर और अंदर, आउटसाइड और इनसाइड, दोनों तरफ बॉर्डर लगाने के काम आता है। यूज टू डिफाइन बॉर्डर्स both outside as well as inside the table। टेबल के बाहर भी और टेबल के अंदर भी बॉर्डर सेट करने के काम आता है। बॉर्डर कलर, जो हमने बॉर्डर सेट किया है उसी बॉर्डर का कलर चेंज करने के लिए बॉर्डर कलर एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। यूज टू सेट बॉर्डर कलर ऑफ टेबल। अब ये सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग बता देता हूँ। हालांकि अगर मैं बात करूं सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग की, तो ये अब तक के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, या फिर मैं कहूं सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक्स। आपका चाहे 10th क्लास का बोर्ड का एग्जाम हो, 12th का कोई HTML का हो, या फिर मैं कहूं आप एक डेवलपर हो, प्रोग्रामर हो, आप एक वेबसाइट डिजाइन कर रहे हो, वहां पे टेबल का इस्तेमाल करना हो, तब भी सेल स्पेसिंग सेल पैडिंग काम आती है। या फिर अगर मैं बात करूं कि वाइवा, अगर आप पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन में हैं, तो वहां पर वाइवा में पूछ लिया था कि सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट का एग्जांपल बताइए, या फिर सेल पैडिंग एट्रीब्यूट को मुझे डिफाइन करके बताइए कि क्या होता है, या फिर मैं कहूँ सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग एट्रीब्यूट में डिफरेंस क्या है, क्यों इन दोनों को इस्तेमाल किया जाता है और कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। तो ये 2 बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट जो होता है हम लोग का, इसका काम होता है कि 2 सेल्स के बीच में स्पेस डिफाइन करने के लिए। यूज टू सेट
यूज टू डिफाइन सम स्पेस बिटवीन सेल्स ऑफ अ टेबल। टेबल के सेल्स के बीच में जो भी स्पेस दिखेगा वो सेल स्पेसिंग से दिखेगा। और सेल पैडिंग एक सेल के बॉर्डर से सेल में लिखे हुए कंटेंट, इन दोनों के बीच का जो स्पेस होगा वो सेल पैडिंग से काउंट किया जाएगा। यूज टू डिफाइन स्पेस बिटवीन सेल बॉर्डर एंड कंटेंट। कंटेंट बोलूं या टेक्स्ट बोलूं या फिर डेटा बोलूं, जो कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेल स्पेसिंग की डेफिनेशन होती है इट इज यूज्ड टू डिफाइन स्पेस बिटवीन सेल्स ऑफ अ टेबल। दो अलग सेल्स के बीच में स्पेस क्रिएट करने के लिए, फिर स्पेस काउंट करने के लिए सेल स्पेसिंग का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और वहीं सेल पैडिंग का इस्तेमाल तब किया जाता है जब सेल में उस सेल के अंदर लिखे हुए डेटा को सेल के बॉर्डर से कुछ स्पेस पर रखना होता है, मतलब कुछ कुछ दूर रखना होता है। सिंपल सा है। VLN attribute used to set vertical alignment of data or content inside the cells। एक सेल के अंदर जो कुछ भी डेटा या जो कुछ भी कंटेंट लिखा है उसका वर्टिकल अलाइनमेंट सेट करने के लिए हम लोग VLN एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं। और इसकी जो वैल्यूज होती हैं वो टॉप, बॉटम, मिडल, तीन वैल्यूज मिलती हैं, टॉप, बॉटम और मिडल। क्लियर। विड्थ सिंपल है, यूज टू सेट द विड्थ ऑफ टेबल। किसी भी टेबल के विड्थ को सेट करने के लिए हम लोग विड्थ एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं। ये तो रहे फिलहाल टेबल टैग के 9 बच्चे, 9 चाइल्ड्स, ठीक है, 9 चिल्ड्रन। अब बात करते हैं हम इनके 4 भाइयों की। ये 4 भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं अभी फिलहाल इन 4 भाइयों के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा तो इन 4 भाइयों के बिना टेबल टैग अकेला लड़ नहीं पाएगा, वेब ब्राउजर से अकेला काम नहीं कर पाएगा और इस महाभारत को जीत नहीं सकता। तो उस महाभारत को जीतने के लिए टेबल टैग को अपने 4 भाइयों को साथ लेके चलना पड़ता है। वो कैसे? अगर मैं उसको डिफाइन करूं, हाँ एक बात और, अगर आप लोगों को नोट्स की टेंशन हो रही है तो आप नोट्स की बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक गिवन होगी, उस लिंक पर क्लिक करके आप लोग इस वीडियो से रिलेटेड नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ना केवल इस वीडियो के बल्कि जितनी भी वीडियोस थी, चाहे वो HTML की हो चाहे किसी और लेक्चर की हो, उनकी नोट्स भी आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी गिवन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने टैग्स की तरफ। कैप्शन टैग। कैप्शन टैग जो होता है ये एक टेबल के टाइटल को डिफाइन करने के लिए होता है। यूज टू डिफाइन द टाइटल ऑफ टेबल। आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी एक टेबल होती है और उस टेबल के ऊपर बॉर्डर के बाहर एक टेक्स्ट लिखा होता है छोटा सा, और टेबल के बिल्कुल सेंटर में लिखा होता है, बिल्कुल बीचों बीच में। तो उसको हम बोलते हैं टाइटल ऑफ अ टेबल। उस टाइटल को चेंज करने के लिए या फिर कहूं टाइटल को सेट करने के लिए कैप्शन टैग का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर। ये तो रही कैप्शन टैग की बात। अब आता है टेबल रो। टेबल रो टैग का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब हमें काफी सारे रोज को या फिर मैं कहूं हॉरिजॉन्टल रो को, सेल्स के हॉरिजॉन्टल रो को डिफाइन करना हो। Used to define a horizontal एक हॉरिजॉन्टल रो ऑफ सेल्स को डिफाइन करने के लिए टेबल रो टैग का इस्तेमाल करते हैं। कैसे, ये अभी सब कुछ बताऊंगा मैं आप लोगों को। अब बात आती है टेबल हेडर की। तो टेबल में जो कुछ भी लिखा होता है उस टेबल में लिखने के बाद, मतलब टेबल ड्रॉ होने के बाद, स्ट्रक्चर के बाद जो पहली रो में डेटा लिखा होता है वो हमारा हेडर होता है, मतलब हेडिंग होती है उस टेबल की। फॉर एग्जांपल सीरियल नंबर, नेम, क्लास, रोल नंबर, मार्क्स, एडमिशन नंबर, मोबाइल, सिटी, एड्रेस, एम्प्लॉय आईडी, इस तरीके की ये सब टेबल हेडिंग होती हैं। तो टेबल हेडर टैग का काम क्या होता है? यूज टू डिफाइन टेबल हेडिंग। टेबल हेडिंग को डिफाइन करने के लिए हम लोग टेबल हेडर टैग का इस्तेमाल करते हैं। और टीडी उतना ही ज्यादा सिंपल
यूज टू डिफाइन टेबल डेटा। टेबल डेटा को डिफाइन करने के लिए हम लोग टीडी टैग का इस्तेमाल करते हैं। अब ये इस्तेमाल कहाँ कहाँ होते हैं या फिर मैं कहूँ कैसे कैसे दिखते हैं, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, ये एक टेबल है। अब इस टेबल में सीरियल नंबर, नेम, सिटी और ये मोबाइल MOB, ये किसका काम कर रहे हैं? ये वर्क कर रहे हैं हमारे टेबल हेडर की तरीके से। ये किसकी तरह वर्क कर रहे हैं? ये टेबल हेडर की तरह वर्क कर रहे हैं। सीरियल नंबर, नेम, सिटी और मोबाइल, ये हमारे TH की तरीके से टेबल हेडर हैं, तो इनको हम डिफाइन करेंगे TH में। वहीं वन, अनिमेश, हाथरस और ये मोबाइल नंबर, ये मेरे किस तरीके से है? ये टेबल डेटा है, टेबल के अंदर लिखा हुआ डेटा, तो ये मैं डिफाइन करूंगा TD टैग के अंदर। सेम टू, प्रिंस, हाथरस और ये मोबाइल, इसको मैं डिफाइन करूंगा, इसको भी टेबल डेटा के अंदर डिफाइन करूंगा। एक बात मैं आप लोगों को क्लियर बता दूं कि पूरी की पूरी टेबल में एक ही बार TH लिखा जाता है, मतलब जो हेडिंग होगी वो केवल एक होगी, और नंबर ऑफ TD आप जितने चाहें उतने लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? और TH और TD में जो डिफरेंस पता चलेगा आप लोगों को बिल्कुल देख कर पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल आप लोग इस टेबल पे अगर ध्यान से देखेंगे, गौर करेंगे, तो ये जो लिखे हुए हैं ऊपर की हेडिंग, ये थोड़े से बोल्ड में है, थोड़े से इनकी जो फॉन्ट है वो बोल्ड टाइप का है, बोल्ड फेस है, और बाकी जो टेक्स्ट लिखा हुआ, बाकी जो डेटा लिखा है वो नॉर्मल फॉन्ट में लिखा है। तो फॉन्ट देख के भी हम पता कर सकते हैं कि क्या ये टेबल हेडिंग है या नहीं। सिंपल है। क्लियर? अब इसी के ऊपर अगर मैं एक हेडिंग दे दूं, मैंने एक हेडिंग दे दी एग्जाम्पल ऑफ टेबल। ये जो हेडिंग है ये किस तरीके से वर्क करेगी? ये आपकी कैप्शन टैग के तौर पे वर्क करेगी। ये पूरी टेबल का एक टाइटल है और इस टाइटल को हम लोग कैप्शन टैग में डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने कौन कौन से टैग्स पढ़े? ये तो रहा हम लोगों का कैप्शन टैग। ये जितनी भी चीजें लिखी, ये लिखी हमने TH में। ये जितनी भी चीजें लिखी हमने अंदर का डेटा वो लिखा TD टैग में। क्लियर? अब हमारा एक भाई बचा जिसका नाम है TR, अर्जुन। बिना अर्जुन के महाभारत जीतना असंभव था, तो उसी तरीके से बिना अर्जुन के, या फिर मैं कहूँ बिना टेबल रो के, इस टेबल टैग को कंप्लीट करना या फिर पूरे HTML पेज को कंप्लीट करना, प्रॉपर तरीके से एस्टेब्लिश करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। कैसे? मैंने सारा डेटा लिख दिया, ठीक है, और ये एक ही रो में आएगा या नहीं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेदारी लेगा TR टैग, मतलब टेबल रो। तो पहले मैं क्या करूंगा? पहले सबसे पहले टेबल रो ओपन करूंगा और टेबल रो के अंदर बताऊंगा कि जो भी मैं डेटा लिख रहा हूँ, जो भी इंफॉर्मेशन लिख रहा हूँ, वो हेडर है, टेबल हेडर है TH, या टेबल डेटा है TD। क्लियर? तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हुआ? TR, और TR के बाद ही आएगा TH या TD। क्लियर?
अब अगर मैं इसका फॉर्मेट बनाऊं तो देखिए फॉर्मेट इस तरीके से बना, युधिष्ठिर, उसके बाद आए भीम भैया, उसके बाद आए अर्जुन, अर्जुन के बाद आते हैं नकुल और सहदेव। तो वो इस तरीके से वर्क करेंगे। क्लियर? ये हो गए भीम भैया, टीआर, इनके अंदर आए टीएच, टीएच क्लोज, जो भी डेटा लिख दिया हमने। उसके बाद टीएच, जितनी भी मेरी हेडिंग होगी मैं उतने नंबर ऑफ टीएच ओपन करूंगा। उसका जब पूरी रो एक कंप्लीट हो जाएगी, पहली रो कंप्लीट होने के बाद मैं टीआर को क्लोज करूंगा। दूसरी रो के लिए जब मुझे डेटा प्रिंट करना होगा तो फिर से मुझे टीआर ओपन करना पड़ेगा। तब मैं लिखूंगा टेबल डेटा, टेबल डेटा क्लोज, टीआर क्लोज। क्लियर? और फिर से जो भी मेरा डेटा होगा जब सारे मेरे टीआर और टीडी का काम हो जाएगा तब मुझे लास्ट में क्या क्लोज करना होगा? टेबल टैग। सबसे लास्ट में क्लोज करे जाएंगे युधिष्ठिर जी। ये हो गया मेरा एक फॉर्मेट। अब इसी फॉर्मेट को मैं आप लोगों को बताता हूं। जैसे ये मेरे पास टेबल है, ठीक है, मैं केवल इस टेबल की बात कर रहा हूं जो सिलेक्टेड है इतने वक्त। तो इस टेबल पे यहां पे मैं इसको कैसे अप्लाई करूंगा? तो वो देखिए, HTML बॉडी, ये तो कंपलसरी है, इसको तो मैं भी नहीं रोक सकता हूं। टेबल टैग ओपन करा, टेबल टैग ओपन करते ही क्या बता दिया कि जी हाँ अब यहां से टेबल शुरू होने वाली है। कैप्शन, कैप्शन में क्या लिखा था? एग्जाम्पल ऑफ टेबल, तो हमने भी लिख दिया एग्जाम्पल ऑफ टेबल। क्लियर? फिर टीआर ओपन करी, पहली रो, ये वाली पहली रो ओपन करी, ओपन हो गई। उसके अंदर पहला टीएच क्या लिखा? पहली हेडिंग SN, SN। फिर नेम, नेम। उसके बाद चौथी हेडिंग क्या थी हमारी? सिटी। और एक और हेडिंग क्या थी हमारी? मोबाइल। देखिए अब आप लोग ध्यान से देखेंगे तो पहली रो ओपन करी मैंने, पहली रो में पहला हेडिंग डाली मैंने SN, दूसरी हेडिंग डाली नेम, तीसरी हेडिंग डाली सिटी और चौथी हेडिंग डाली मोबाइल। और ये सबको मैंने क्या करा? टीएच के अंदर इनक्लोज कर दिया, मतलब टीएच ओपन किया, पहली हेडिंग लिख के क्लोज कर दिया। इससे ये पता चल जाता है कि हाँ एक सेल के अंदर केवल इतना ही डेटा पास होना है। मेरी पहली जो कंप्लीट होती मैंने टीआर भी क्लोज कर दिया। अब बात आती है टेबल डेटा की। वो टेबल डेटा क्या है? वो टेबल डेटा ये है। तो इसको मुझे प्रिंट करना है, तो इसको प्रिंट करने के लिए मैं क्या करूंगा? दोबारा मैंने टीआर ओपन किया, दोबारा टीआर ओपन करने के बाद मैंने टीडी में लिखा 1 डॉट, यहां लिखा अनिमेश, टीडी ओपन करके मैंने लिखा हाथरस,
ये मेरी पहली रो कंप्लीट हो गई। सेम दूसरी रो भी कंप्लीट कर देता हूँ। ये पहली रो कंप्लीट, जो लास्ट मेरा टेबल डेटा का रो है उसको भी मैं कंप्लीट कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद टेबल क्लोज, बॉडी क्लोज, एचटीएमएल क्लोज, सिंपल। अब एक काम करते हैं, इस फाइल को करते हैं फटाफट सेव। कोशिश ये कर रहा हूँ मैं कि वीडियो छोटी से छोटी बने। लास्ट टाइम वीडियो जो बनी थी काफ़ी लेंदी हो गई थी और मुझे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी। ये आ गया मेरा आउटपुट, इसको करता हूँ ओपन। देखिए ये मेरे सामने एक टेबल शो होने लगी। क्लियर? ये जिसमें हेडिंग क्या आई, एग्जाम्पल ऑफ टेबल, सॉरी कैप्शन, टेबल का टाइटल जो होता है, कैप्शन टैग में जो हमने लिखा था वो था एग्जाम्पल ऑफ टेबल। सीरियल नंबर पहली हेडिंग, दूसरी हेडिंग नेम, तीसरी हेडिंग सिटी और चौथी हेडिंग मोबाइल। क्लियर? दूसरी रो में हमने क्या लिखा था, दूसरी रो ओपन की थी टीआर के लिए, टीआर ओपन किया था तो उसमें हम लोगों ने टीडी लिखना स्टार्ट किया था, टेबल डेटा। टेबल डेटा में हमने लिखा था पहले फर्स्ट, फिर अनिमेश, हाथरस और लास्ट में मोबाइल नंबर। दूसरी टीआर क्लोज करी हम लोगों ने, दूसरा रो क्लोज होके, फिर हमने जब तीसरा टीआर ओपन किया तो सीधे कर्सर कहाँ पहुंच गया, नेक्स्ट रो पर। नेक्स्ट रो में हमने पहला डेटा दिया 2, दूसरा डेटा दिया प्रिंस, तीसरा डेटा दिया हाथरस और फोर्थ लास्ट चौथा डेटा दिया हमने ये मोबाइल नंबर। ये हो गया हम लोगों का एज अ टेबल। ये एक टेबल के फॉर्मेट में प्रिंट होकर आ गई वेब पेज पे, ब्राउजर पे। क्लियर? अब आप लोग मुझसे ये पूछेंगे कि सर ये टेबल कैसे है, या भैया ये टेबल कैसे हुई, इसमें तो बॉर्डर नाम की कोई चीज ही नहीं है, ना मुझे पता चल रहा कि टेबल कहाँ से शुरू हो रही है कहाँ खत्म हो रही है, ना कोई बॉक्स है, ना कोई सेल है, ना कोई खांचे हैं, लाइन वैन कुछ नहीं है। तो वो इसलिए नहीं है क्योंकि हर वेब ब्राउजर का अलग अलग सिस्टम होता है। क्रोम में जब तक आप बॉर्डर एट्रीब्यूट को डिफाइन नहीं करेंगे आपका बॉर्डर 0 पिक्सल काउंट होगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक एक करके टेबल टैग के जो रजिस्टर के सभी बेटों को बुलाता हूँ, यहाँ अप्लाई करेंगे और देखते चलेंगे कि हाथ के हाथ क्या क्या होता है और कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो इसको एक तरफ कर लूं। सबसे पहला एट्रीब्यूट अलाइन, या फिर मैं कहूँ बॉर्डर लगाते हैं। सबसे पहले बॉर्डर इक्वल्स टू 2, फाइल को करता हूँ सेव, रीलोड, बॉर्डर आ गया। एनी प्रॉब्लम? नहीं, थैंक यू। अब अलाइन करने से पहले मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं 100 पर। अलाइन में मैंने बताया था इसके हमारे पास 3 अलाइनमेंट होते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर। फिलहाल ये लेफ्ट अलाइनमेंट में है, इसको मैं राइट अलाइनमेंट में करके दिखाता हूँ। मैंने लिख दिया राइट, ये पूरी टेबल को उठाएगा और राइट अलाइनमेंट की तरफ शिफ्ट कर देगा, पूरी टेबल को उठाएगा और राइट अलाइनमेंट की तरफ शिफ्ट कर देगा। फाइल सेव, रिलोड करने वाला हूं, वेब पेज पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए पूरी टेबल को उठाया, राइट की तरफ उसने शिफ्ट कर दिया, राइट अलाइनमेंट में शिफ्ट कर दिया। अलाइन एट्रीब्यूट क्लियर हुआ? गुड। बैकग्राउंड एट्रीब्यूट और बैकग्राउंड कलर एट्रीब्यूट, बीजी कलर, सेम है जैसे हम लोगों ने बॉडी टैग में पढ़े थे। ठीक है, और कुछ नहीं करना। तो बैकग्राउंड के लिए मुझे इमेज नहीं है मेरे पास फिलहाल, तो मैं सिंपल बीजी कलर को सेट कर देता हूं। बीजी कलर इक्वल्स टू येलो, सेव। जैसे ही मैंने बीजी कलर सेव किया तो पूरे में येलो आ गया। मैंने यहाँ से बॉर्डर वॉर्डर सब कुछ हटा दिया है, कोई बात नहीं, लेकिन बैकग्राउंड कलर मेरा येलो सेट हो गया। ये तो रहा बैकग्राउंड कलर का एट्रीब्यूट। फिर नेक्स्ट एट्रीब्यूट आता है मेरा बॉर्डर। हो चुका था, बॉर्डर में बॉर्डर कलर बाकी था। हाँ, बॉर्डर इक्वल्स टू 2, बॉर्डर कलर इक्वल्स टू रेड। बॉर्डर की वैल्यू मैंने 2 दी है और बॉर्डर कलर की वैल्यू रेड। फॉन्ट को थोड़ा छोटा कर लेते हैं।
साइज 30 है ना फिलहाल, तो इसको हम 24 कर लेते हैं। ठीक है, टेबल बॉर्डर इक्वल्स टू 2 और बॉर्डर कलर इक्वल्स टू रेड। फाइल को करता हूँ सेव और पेज अपना करता हूँ रीलोड। देखिए बॉर्डर की वैल्यू सेट हो गई 2 और बॉर्डर कलर चेंज हो गया रेड में। क्लियर, बॉर्डर कलर भी हमारा क्लियर हो चुका है। चलते हैं हम अपने सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स के पास, जो थे सेल स्पेसिंग एंड सेल पैडिंग। सेल स्पेसिंग में मैंने बताया था कि सेल स्पेसिंग की डेफिनेशन होती है कि दो अलग सेल्स के बीच में, या फिर मैं कहूँ दो डिफरेंट सेल्स के बीच में स्पेस क्रिएट करने का काम या फिर स्पेस काउंट करने के लिए हम लोग सेल स्पेसिंग का इस्तेमाल करते हैं। कैसे, मैं यहाँ पर अगर लिख दूँ सेल स्पेसिंग इक्वल्स टू 5 और सेव कर देता हूँ मैं इसको, तो ये जो आपस में सेल्स हैं इनके बीच में जो स्पेस काउंट होगा वो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो पेज को मैं रिलोड करता हूँ। रिलोड करके ध्यान से देखिएगा कि सेल स्पेसिंग की वजह से किस जगह पर या फिर आउटपुट में किस तरीके से चेंज आता है। ये मैं रिलोड कर रहा हूँ। देखिए जैसे ही मैं रिलोड करा, ये जो सेल्स थे इनके बीच की थोड़ी सी स्पेसिंग इंक्रीज हो गई। क्लियर, इन्हीं सेल्स के बीच की स्पेस को इंक्रीज करने की डिक्रीज करने के लिए सेल स्पेसिंग का इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं यहाँ पर सेल स्पेसिंग को हटाकर 15 कर दूं और फाइल को मैं सेव कर दूं। यहाँ पे आके रिलोड करता हूँ तो देखिए इन सेल्स के बीच में स्पेस और बढ़ गया। इन्हीं स्पेस को बढ़ाने के लिए घटाने के लिए हम लोग सेल स्पेसिंग का इस्तेमाल करते हैं। ये तो रहा सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट। अब नेक्स्ट आता है सेल पैडिंग। यहाँ लिखता हूं मैं सेल पैडिंग इक्वल्स टू 10। सेल पैडिंग एट्रीब्यूट मैंने बताया था कि सेल के बॉर्डर और उसके अंदर लिखे हुए कंटेंट, इन दो के बीच में स्पेस क्रिएट करने के लिए सेल पैडिंग का इस्तेमाल करते हैं। सेल के बॉर्डर और उसके अंदर लिखे हुए कंटेंट के बीच में स्पेस क्रिएट करने के लिए। ये फाइल को कर दिया मैंने सेव, पेज को कर दिया मैंने रीलोड। रीलोड करते देखिए इसके जो सेल्स थे, इन सेल्स के बॉर्डर से जो अंदर लिखा हुआ कंटेंट है उसके बीच में 10-10 पिक्सल्स की स्पेसिंग क्रिएट हो गई, या फिर मैं कहूँ 10-10 पिक्सल्स की स्पेसिंग काउंट कर दी गई। क्लियर, तो ये तो रहा हम लोगों का सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग। आई होप आप लोगों को ये टेबल टैग और उसके सारे भाई और उसके सारे बेटे बच्चे सब क्लियर हो चुके होंगे कि कैसे वर्क करते हैं। क्लियर, तो फिलहाल यहाँ पर आके तो टेबल टैग खत्म होता है, लेकिन एक सेकंड, टेबल टैग अभी पूरा खत्म नहीं हुआ। मैंने क्या बताया था कि टेबल टैग जो है ये 5 भाई हैं, 5 पांडव हैं और हर पांडव के अपने खुद के कुछ बच्चे होते हैं। तो अब उन्हीं बच्चों के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हमने टेबल टैग के बच्चे पढ़ लिए जितने भी एट्रीब्यूट्स थे। कैप्शन का एट्रीब्यूट होता है अलाइन। अलाइन इज इक्वल्स टू, दो अलाइनमेंट होते हैं हमारे पास, टॉप और बॉटम। अगर मैं बॉटम लिख दूं तो जो इसका कैप्शन था, जो टाइटल था, वो बॉटम में आ जाएगा टेबल के। कैसे, मैं शो करता हूं आप लोगों को एक प्रॉपर एग्जांपल के साथ। ये देखिए फिलहाल इसका जो टाइटल है, कैप्शन है, वो ऊपर लिखा हुआ है टेबल के ऊपर। इसी को मैं नीचे ले आता हूं तो कैप्शन अलाइन इज इक्वल्स टू बॉटम। फाइल को कर दिया मैंने सेव और पेज कर देता हूँ रीलोड। रीलोड करते देखिए इसका जो टाइटल था वो टेबल के बिल्कुल नीचे आ गया, जस्ट नीचे, लेकिन अभी भी सेंटर में है। ठीक है, तो अलाइन एट्रीब्यूट किसका मिला? कैप्शन का। मतलब कि कैप्शन का एक ही बेटा है जिसका नाम है अलाइन। क्लियर, अब बात करते हैं टीडी, टीआर और टीएच। इन तीनों के अपने खुद के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। Attributes of TR, TD, and TR, TH and TD टैग्स। अब इनके कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं थोड़े से पढ़ लेते हैं। ऐसा नहीं है, मैं जो एट्रीब्यूट्स बताने वाला हूँ, जो भी मैं एट्रीब्यूट्स यहाँ पे लिखूंगा अभी, ऐसा नहीं है कि वो एट्रीब्यूट इन तीनों टैग्स में काम करते हैं। कुछ एट्रीब्यूट्स
TR में वर्क करेंगे, कुछ TH में और कुछ TD में। लेकिन हम क्या करते हैं, इन तीनों को कंबाइन करके चलते हैं। क्यों? ये लास्ट के तीन होते हैं, साथ चलते हैं। ठीक है, तो इसका जो पहला एट्रीब्यूट है टेबल टैग में, सॉरी TR टैग में, वो आता है हमारा अलाइन। अलाइन एट्रीब्यूट आप लोग पहले से जानते हैं क्या काम होता है। बैकग्राउंड एट्रीब्यूट, बीजी कलर, जो पहले से आप लोगों को पता है, उन एट्रीब्यूट्स को मैं डिफाइन नहीं करने वाला हूँ। उन एट्रीब्यूट्स के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा मैं। विड्थ, हाइट, रो स्पैन, कॉल स्पैन। ठीक है, जो मेन दो एट्रीब्यूट्स हैं वो ये हैं। इन दो एट्रीब्यूट्स के बारे में हम बात करेंगे। अब ये रो स्पैन और कॉल स्पैन आखिर में है क्या? बाकी एट्रीब्यूट्स अलाइन, बैकग्राउंड, बीजी कलर, वी अलाइन, विड्थ, हाइट, आप लोग सब जानते हैं, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। अगर आप लोगों ने HTML देखी है, शुरू से पढ़ी है, चाहे वो मेरे लेक्चर्स के थ्रू पढ़ी हो, बुक से पढ़ी हो, किसी और से सीखी हो, या किसी और वीडियो को देखा हो, तो आप लोग जानते होंगे कि ये इन सब एट्रीब्यूट्स को क्या कहते हैं, कब इस्तेमाल करते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं, उनकी वर्किंग कैसे होती है। इसके बारे में बता के टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, डायरेक्ट आते हैं अपने रो स्पैन और कॉल स्पैन पर। तो जो रो स्पैन है, रो स्पैन का मतलब होता है कि वो सेल्स को वर्टिकली कंबाइन करता है। कंबाइन सेल्स वर्टिकली। और बात इसकी करूं तो ये सेल्स को हॉरिजॉन्टली कंबाइन करता है। रो स्पैन, नाम रो, हॉरिजॉन्टल चलना चाहिए लेकिन वर्टिकल चलता है, ऑपोजिट। कॉलम स्पैन, नाम कॉलम, वर्टिकल चलना चाहिए लेकिन हॉरिजॉन्टल चलता है, नाम बिल्कुल अलग, बिल्कुल जस्ट ऑपोजिट चलते हैं एक दूसरे के। ऐसा क्यों होता है आप लोग देख कर समझ जाएंगे। जब भी हम रो स्पैन को लिखेंगे तो वो दो अलग रोज को जोड़ेगा, ठीक है, और जब हम दो कॉल स्पैन को लिखेंगे तो दो अलग कॉलम्स को जोड़ेगा। जब दो अलग अलग रोज को जोड़ा जाएगा तो वो वर्टिकल बन जाती हैं, और जब दो अलग अलग कॉलम्स को जोड़ा जाता है, कंबाइन किया जाता है, ऐड किया जाता है, तो वो हॉरिजॉन्टल बन जाते हैं। ये सिंपल सी बात है, सिंपल सी भाषा है, इसमें और कुछ ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल एक काम करते हैं, मेरे पास एक एग्जाम्पल है, उसको देखते हैं और उसी की कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं अपने HTML में, और देखते हैं कहाँ तक हम लोग सही पहुंच पाते हैं। बहुत टाइम ले रही है ये तो भाई। ये मेरे पास एक टेबल है, ठीक है, इसमें टेबल में क्या दे रखा है, एग्जाम्पल ऑफ टेबल टैग, ये इसका टाइटल है। अटैच्ड टेबल फॉर मर्ज्ड सेल्स, ये टेबल का टाइटल है, कैप्शन। उसके बाद डेटा दे रखा है, डेटा ये इस तरीके से दे रखा है, बीच में दो रो को कंबाइन करके, क्लियर, दो रो को कंबाइन करके इसने एक डेटा क्रिएट किया है। उसके बाद इधर दो कॉलम्स को कंबाइन करके लिखा है, फिर दो रो को कंबाइन किया है। तो इन सब चीजों को हम लोग किस में परफॉर्म करेंगे, अपने कोडिंग में, और कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। ये है सेल पैडिंग 5 कर देता हूँ, ठीक है। टाइटल छोड़िए, टाइटल आप लोगों को लिखना आता है। डायरेक्ट कैप्शन पे चलते हैं। कैप्शन टैग, अटैच्ड टेबल फॉर मर्ज्ड सेल्स, कैप्शन क्लोज। TR ओपन किया। जब मैं TR ओपन करूंगा तो अगर मैं बात करूं तो यहां पर नंबर ऑफ कॉलम्स काउंट करते हैं हम लोग।
नंबर ऑफ कॉलम्स। तो एक तो ये कॉलम हुआ, ये पूरा जिसमें डेटा मेल फीमेल लिखा रहा है। दूसरा कॉलम एवरेज का आधा, मतलब एवरेज हाइट 0.003 और 0.002, ये एक कॉलम हुआ। दूसरे कॉलम में एवरेज वेट 1.9 और 1.7, 3 कॉलम हो गए। और चौथे लास्ट कॉलम में रेड आइज 40%, 43%। हमारे पास टोटल 4 कॉलम है, ठीक है। 4 कॉलम का मतलब ये 4 TH होने चाहिए। एक ही TR में 4 बार TH लिखे जाएंगे। TH पहले में लिखूंगा डेटा, क्लियर। पहले में डेटा लिखूंगा। अब डेटा लिखने के लिए मुझे एक चीज देखनी थी कि यहाँ 2 रोज को एक साथ स्पेन किया गया है, मतलब ये वर्टिकली कंबाइन की गई सेल्स हैं। तो यहाँ पे रो स्पेन आएगा, रो स्पेन इज इक्वल्स टू, अब यहाँ लिखा जाता है नंबर। इसने कितने नंबर ऑफ रोज को, कितनी रोज को कंबाइन करा है। तो देखा जाए तो यहाँ पे एक रो ये और दूसरी रो ये, एक एवरेज वाली जो रो चल रही है वो, और एक हाइट वेट वाली रो, 2 रो को कंबाइन किया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रो स्पेन इक्वल्स टू 2, ठीक है। रो स्पेन इक्वल्स टू 2 लिखने के बाद इसमें डेटा लिखूंगा और डेटा के बाद इसको TH को क्लोज कर दूंगा। फिर आते हैं नेक्स्ट TH पे। नेक्स्ट TH देखा तो नेक्स्ट TH में मुझको मिला कॉल स्पेन। कॉल स्पेन लिखने के बाद मुझे क्या चीज मिलेगी, कॉल स्पेन में देखा मैंने कि 2 हॉरिजॉन्टल सेल्स को कंबाइन किया गया है। हॉरिजॉन्टल सेल्स के लिए जब कंबाइन होते हैं तो हम उसके लिए कॉल स्पेन लिखते हैं। कॉल स्पेन की वैल्यू अब देखा मैंने कि कितने सेल्स को या कितने कॉलम्स को कंबाइन किया है, तो 2 ही सेल्स मिले, तो यहाँ पे भी 2। फिर लिखा एवरेज TH, उसके बाद नेक्स्ट TH, फिर देखा रो स्पेन, 2 अलग अलग सेल्स को हॉरिजॉन्टली कंबाइन किया है। रो स्पेन वैल्यू चेक करी तो वो भी 2 मिली। TH, उसके बाद मेरा पहली रो तो कंप्लीट हो गई। यहां पर आकर मेरी पहली रो कंप्लीट होती है, बट अभी भी काम पूरा नहीं हुआ। दूसरी रो में हाइट और वेट अभी भी बाकी है। अब अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो जब दूसरी रो स्टार्ट होती है तो दूसरी रो में जो पहला सेल है, जहां मैं पहले से ही डेटा वाला नाम, डेटा वाला जो टेक्स्ट है वो लिख चुका हूं, ठीक है। तो उस पहले कॉलम को, तो पहली जगह को मैं खाली छोड़ दूंगा। दूसरे में हाइट लिखूंगा, तीसरे में वेट और चौथा फिर खाली छोड़ दूंगा। क्यों? क्योंकि पहले और चौथे मेरे वर्टिकली कंबाइन हुए हैं। इसका मतलब मैं बार बार ना लिखकर एक ही बार लिखूंगा। इसको दोबारा से ओपन करता हूं, TR TH, और इसमें लिखूंगा मैं हाइट TH वेट, क्लियर। यहां दूसरी रो में केवल 2 ही TH आएंगे, हाइट और वेट, दैट्स इट। उसके बाद TR क्लोज, अब आती है बात डेटा की। डेटा में क्या है, मेल 0.003, 1.9 और 40%। TR ओपन किया, TD ओपन किया, मेल, TD क्लोज, TD ओपन 0.003, TD क्लोज। अगले TD में क्या रखिए 1.9, फिर लास्ट TD में रखा है 40%। आपको तो पता है मैं बहुत बड़ा आलसी हूँ। लोगों को शर्म आती होगी कहने में कि मैं आलसी हूँ, मुझे तो खुशी होती है उल्टा। तो यहाँ पर आकर हम लोगों ने अपना टेबल कंप्लीट कर दिया है। दोबारा से एक रिवाइज कराता हूँ मैं आप लोगों को। टेबल ओपन किया, बॉर्डर लिखा 2, सेल पैडिंग 5, कैप्शन में लिखा मैंने
अ टेस्ट टेबल फॉर मर्ज सेल, जो भी मेरा टाइटल था। टीआर टैग ओपन करा, टीएच देखा 2 रोज को कंबाइन किया गया है तो रो स्पैन लगा दिया, या फिर सिंपल बोलूं वर्टिकल सेल्स को कंबाइन किया है, रो स्पैन लगा दिया। नंबर ऑफ सेल्स काउंट करें कि कितने सेल्स को जोड़ के बनाया है, तो 2 देखा, 2 सेल्स को जोड़कर 2 वैल्यू लिख दी। अगले पर आए एवरेज लिखने के लिए, तो देखा हॉरिजॉन्टल सेल्स को कंबाइन कर दिया। हॉरिजॉन्टल के लिए मैंने पढ़ा था कॉल स्पैन होता है, कॉल स्पैन लिख दिया, कॉल स्पैन इक्वल्स टू 2, क्योंकि 2 सेल्स को कंबाइन किया है। एवरेज लिख के टीएच क्लोज कर दिया। नेक्स्ट पे आए, देखा फिर से वर्टिकल सेल्स को कंबाइन किया है रेड के लिए, तो मैंने क्या करा, टीएच रो स्पैन, देखा कितने सेल्स कंबाइन करें वर्टिकली, 2 मिले, तो रो स्पैन की वैल्यू 2 लिख दी। रेड आइज, टीआर क्लोज, दूसरी बार टीआर ओपन करा दूसरे रो के लिए, तो देखा हाइट और वेट 2 ही बचे हैं, तो पहले में हाइट लिखा, दूसरे में वेट लिखा टीएच में, क्लियर। 2 रो फिनिश। अब बचती हैं 2 टेबल डेटा की रो, तो टेबल डेटा लिखा मेल 0.003, 1.9, 40%, सिंपल जैसे पढ़ा था हम लोगों ने, बताया था मैंने, बिल्कुल डिटो सेम। फिर नेक्स्ट टीआर में सेम, टेबल क्लोज, बॉडी क्लोज, एचटीएमएल क्लोज। फाइल को करते हैं सेव, ऊपर वाले का नाम देते हैं और करते हैं अपने प्रोग्राम को रन। वेरी गुड। देखिए ये मेरा आउटपुट है, मतलब ये आउटपुट हम लोगों ने कोडिंग करके बनाया है और ये आउटपुट पहले से गिवन था। तो अगर मैं देखूं ध्यान से तो एकदम करेक्ट है, यस, ऑलमोस्ट सिमिलर, वी वॉन, हम लोगों ने कर दिखाया आखिर। तो इस तरीके से रो स्पैन और कॉल स्पैन एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल किया जाता है। जब भी मुझे 2 वर्टिकल सेल्स को कंबाइन करना होगा मैं रो स्पैन इस्तेमाल करूंगा, जब भी मुझे 2 हॉरिजॉन्टल सेल्स को कंबाइन करना होगा मैं कॉल स्पैन इस्तेमाल करूंगा, और जब 2 सेल्स के बीच में स्पेस देना होगा, सेल स्पेसिंग, सेल बॉर्डर और सेल के अंदर लिखे हुए कंटेंट, इसके बीच में स्पेस दूंगा तो सेल पैडिंग। बस इन 4 एट्रीब्यूट्स का ध्यान रखिए, बाकी टेबल बच्चा खेल, एकदम बच्चा चीज है कि कुछ है ही नहीं टेबल में। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। जानता हूँ बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो बन रही है आज के टाइम पर, तो पर क्या करूँ, अगर मैं इन टैग्स को छोटा छोटा करके वीडियोस के पार्ट्स में बनाऊँ तो बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाता है, बोरिंग हो जाता है। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। और हाँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए सभी के साथ। ठीक है, आप लोग जितना वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि वीडियो कैसी लगी, उतना ही मैं ज़्यादा आप लोगों से इनकरेज हूँगा और ज़्यादा नई से नई वीडियो को अच्छे तौर पे बनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आप लोगों का प्यार मुझको आगे काम करने के लिए उत्साह देता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।